नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक विधिक ज्ञान एपिसोड में दोस्तों एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज फिर हमारे साथ एडवोकेट योगेश जी शर्मा है। और प्रथम जो एपिसोड था ऐसा जो वसीयत का से जुड़े हुए कानून का, उसकी प्राथमिक जानकारी आपने उस एपिसोड में जो है प्राप्त की होगी, समझा होगा उनके बारे में। आज उससे जुड़े हुए कुछ पेचीदा कानून के बारे में भी हम जानेंगे। और सर्वप्रथम हम जानेंगे स्वयं अर्जित संपत्ति के बारे में। बताइए, जो वसीयत के रूप में जो है कानून क्या है और किस प्रकार से ये अमल में लाया जाता है। अनिल जी, देखिए, वसीयत संपत्ति आदमी के पास दो प्रकार की होती है। एक तो संपत्ति होती है स्ववर्जित, एक होती है पैतृक, जो अपने पूर्वजों से मिली हुई संपत्ति होती है। तो आदमी क्या करता है कि अपने जीवन काल में एक प्रबंध करता है, एक दस्तावेज लिखता है कि मैं जब तक जीऊँगा, जब तक मैं मालिक हूँ, और मेरे मरने के बाद में प्रॉपर्टी इस तरीके से बंटवारा होगा। तो वो अपनी संपत्ति की वसीयत करता है। उसमें संपत्ति आ गई स्ववर्जित, यानी उसने खुद ने पैदा की है। एक संपत्ति हो गई जो उसको अपने पुश्तनी यानी अपने पूर्वजों से मिली हुई है। तो जो संपत्ति वो अपनी कमाई से अर्जित करता है, अपनी मेहनत से अर्जित करता है, या फिर उसे कहीं गिफ्ट में मिली हुई होती है, या फिर उसको कहीं हक त्याग से मिली हुई होती है, तो वो उसकी सब अर्जित संपत्ति में आती है। तो वो अपनी स्ववर्जित संपत्ति जो उसकी श्रेणी कैटेगरी में आ गई, तो वो अपनी संपत्ति की वसीयत करता है। तो वो एक स्ववर्जित संपत्ति की वसीयत लिखता है। तो वो ये माना जाता है कि उसकी स्ववर्जित संपत्ति थी ये, और वो वसीयत कर सकता है अपनी अर्जित संपत्ति की। तो वो उसमें एक मैनेजमेंट हो गया कि मेरी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है और उसका मैं मैनेजमेंट इस तरीके से कर रहा हूँ, जब तक मैं जीऊँगा मैं मालिक हूँ, और मेरे मरने के बाद में इस तरीके से बंटवारा होगा। तो अपने द्वारा पैदा की गई संपत्ति, अपनी मेहनत से या अपने गिफ्ट के जरिए, गिफ्ट या हक त्याग द्वारा मिली हुई संपत्ति जो होती है, वो स्वअर्जित संपत्ति मानी जाती है। तो ये उसकी भी वसीयत होती है। मतलब इस वसीयत का भी बंटवारा तो मेरे हिसाब से उसी प्रकार से होगा जो उत्तराधिकारी जो निर्धारित होते हैं उनको बराबर क्रम में मिलेगा शायद। नहीं, ऐसा नहीं होता। वसीयत क्या होती है कि एक इच्छा पत्र होता है, और जो इंसान जिसकी संपत्ति होती है वो अपने हिसाब से जिस व्यक्ति को देना चाहे वो दे सकता है। और ये कानून में प्रावधान होता है, कानून में प्रावधान है कि अर्जित जो संपत्ति है और जिस नाम से उसने जिन जिन लोगों को बंटवारे करने के लिए अपने जीवन काल के बाद में एक प्रबंध किया है, तो उसकी मृत्यु के बाद में उन सबको जाएगी, चाहे वो एक व्यक्ति के पक्ष में की हो, चाहे वो 5 व्यक्तियों के पक्ष में की हो। वसीयत में जिस हिसाब से वो डिटेल डालेगा, जिन जिन व्यक्तियों के नाम लिखेगा, तो उनको वो चली जाएगी। ये उत्तराधिकार का इसमें नहीं होता। उत्तराधिकार तो तब लागू होता है जब एक आदमी बिना वसीयत के 100 साल उसके पूरे हो जाए। जी जी जी, ठीक है। अच्छा, पैतृक संपत्ति के बारे में बताए, विस्तार से जानकारी दे। ये पैतृक संपत्ति क्या होती है जी? पैतृक संपत्ति ये होती है कि पीढ़ियों से चली आ रही जो होती है वो संपत्ति एक आदमी को मिलती है, यानी उसके दादा परदादा पूर्वजों से लगभग 4-5 पीढ़ियाँ पुरानी जो संपत्ति होती है वो चली आ रही होती है। तो उसको पैतृक संपत्ति नाम दिया गया है। तो पैतृक संपत्ति की वसीयत भी एक आदमी कर सकता है, और उस प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन वो लिख सकता है कि जब तक मैं जीवित हूँ मैं मालिक हूँ, और मेरे के मरने के बाद में मेरी जो ये संपत्ति है वो इस तरीके से जाएगी। तो उसमें रजिस्ट्रेशन में आजकल क्या होता है कि यहाँ दिक्कत क्या आती है कि कई बार लोग तहसील कार्यालय में जाते हैं, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाते हैं और अपनी संपत्ति की वसीयत करना चाहते हैं। तो वो लिखते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी ये है और मैं इसकी वसीयत इस तरीके से करना चाहता हूँ। तो वहाँ क्या होता है कि सब रजिस्ट्रार होता है या संबंधित जो कर्मचारी अधिकारी जो रजिस्ट्रेशन करने वाले होते हैं, वो ये बात सामने या एक राइडर पैदा करते हैं कि ये संपत्ति आपकी कैसे है, आपको पुश्तैनी पीढ़ियों से या अपनी पैतृक संपत्ति है या स्ववर्जित है, तो इसका सबूत मांगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है जी। क्या होता है कि एक आदमी को अपनी वसीयत करने का अधिकार होता है। पैतृक संपत्ति है या नहीं है, ये तय काम करने का सब रजिस्ट्रार को राइट नहीं होता है, ना ही किसी व्यक्ति को होता है। ये तय करने का राइट जो है वो सिर्फ कोर्ट को, कोर्ट ही ये तय कर सकती है। कोर्ट को क्षेत्राधिकार होता है कि कोई संपत्ति पैतृक है या स्ववर्जित है। तो इसमें वसीयत का रजिस्ट्रेशन दोनों संपत्तियों का हो सकता है, स्ववर्जित हो चाहे वो पैतृक संपत्ति हो। हाँ, यदि उसमें विवाद की स्थिति पैदा होती है तो न्यायालय में ये तय हो जाता है कि ये संपत्ति पैतृक थी या नहीं थी, उसको करने का राइट था या नहीं था। तो जो वसीयत होती है वो पैतृक संपत्ति और स्वअर्जित संपत्ति दोनों की हो सकती है। तो विस्तार से एक बार आप दोनों ही वसीयतों के रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएं।
देखिए रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि जी एक तो वसीयत होती है, दो तरीके से अटेस्टेड करवाते हैं। एक होती है नोटेरी के समक्ष। नोटेरी के समक्ष आप पेश होते हैं तो नोटेरी वसीयत में पढ़ सुनकर उसको समझकर और जो वसीयत कर रहा है उसको समझाकर और दो गवाहों की मौजूदगी में वसीयत को तस्दीक कर देता है। और दूसरी वसीयत होती है तहसीलदार सब रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्टर्ड होती है। तो दोनों तरीके की जो वसीयत होती है संवर्जित हो, चाहे वो पैतृक संपत्ति की वसीयत हो, रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्रेशन हो तो उसका होता है, वो एक पुख्ता होती है और उसकी जो है वो अहमियत भी ज़्यादा होती है। तो जो रजिस्ट्रेशन है वो सब रजिस्ट्रार के समक्ष होता है, उसकी एक फ़ीस होती है, वो फ़ीस आप अदा करोगे तो रजिस्ट्रेशन वो कर देगा। इसमें भी दो तरीके की होती है वसीयत होती है। एक वसीयत होती है खुली वसीयत होती है, तो वसीयत की रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो वसीयत अपने पास रखता है जिसने वसीयत करवाई है। और जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो वो वसीयत लागू करवाने के लिए जिनके पक्ष में वसीयत की है तो वो लागू करवा सकते हैं। एक वसीयत होती है बंद लिफाफे के अंदर। एक व्यक्ति तहसील कार्यालय में जाता है, दो गवाह लेके जाता है और उस वसीयत को सब रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्टर्ड करवाता है और उसको बंद लिफाफे में डाल के छोड़ देता है और वो ये कहता है कि मैंने वसीयत करवाई है, सिर्फ वो इतना कहता है। और जिन के पक्ष में वसीयत करवाई है वो मृत्यु प्रमाण पत्र देके और उसकी मृत्यु के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र देके उस वसीयत को खुलवा सकते हैं। और जो वसीयत जिनके पक्ष में की हुई है वो वसीयत उस हिसाब से लागू हो जाती है। तो ये एक बंद लिफाफे में हो गई और उसको वो तभी खुलती है जब वो उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया जाता है तो वसीयत पब्लिकली की जाती है। बहुत शानदार तरीके से आपने वकील जी बताया। अब एक छोटी सी जानकारी ये भी दीजिए कि एक तो नोटेरी के द्वारा अटेस्टेड करके जो वसीयत की वैल्यूएशन होती है और एक सब रजिस्ट्रार के सामने जो वसीयत बनती है, तो उसमें क्या कोई अंतर होता है, कोई अहमियत उसकी अलग अलग होती है, तो कैसे होती है? देखिए जी, कानून ये कहता है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट निष्पादित करो तो वो रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है। जी जी जी। देखिए क्या होता है कि नोटेरी की वसीयत भी में कोई दिक्कत नहीं होती वैसे तो, लेकिन क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट यदि सब रजिस्ट्रार के समक्ष तस्दीक हो जाए या रजिस्ट्रेशन उसका हो जाए तो वो कानून के मामले में अहमियत ज़्यादा रखता है। न्यायालय क्या करता है कि न्यायालय ये मानता है कि रजिस्ट्रेशन जब कोई दस्तावेज का हुआ है तो वो बिल्कुल सारी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और वहाँ जिस अधिकारी के समक्ष हुआ है तो वहाँ किसी तरीक़े का प्रलोभन या दबाव में नहीं किया गया, तो उसकी जो रजिस्टर्ड वसीयत होती है सब रजिस्ट्रार के समक्ष, उसकी सबसे ज़्यादा कानूनी अहमियत होती है विवाद की स्थिति में। यदि जैसे नोटेरी से कोई वसीयत करवा ली है और उसमें कोई वो एक ही वसीयत है और तो कोई विवाद की स्थिति तो उस न्यायालय ये जांच करेगा कि ये दबाव में नहीं थी। यदि दो वसीयत हो गई, एक नोटेरी के समक्ष की हुई है, एक सब रजिस्ट्रार के समक्ष की हुई है, तो न्यायालय जो सब रजिस्ट्रार के समक्ष जो वसीयत होती है, रजिस्टर्ड वसीयत है, उसको ज़्यादा अहमियत देता है कानूनी दृष्टि से। तो इसका क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि ये रजिस्ट्रेशन हो गया एक तो और सक्षम अधिकारी के समक्ष हो गया। न्यायालय ये मानता है कि जब ये रजिस्ट्रेशन पहले करवा सकता था तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाया, या रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहले क्यों नहीं गया या बाद में क्यों, रजिस्ट्रेशन तो करवा ही सकता था। जहाँ नोटरी के पास गया तो वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस समक्ष भी जा सकता था। तो वो रजिस्ट्रेशन जो होता है वो अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। तो तहसीलदार के समक्ष रजिस्ट्रेशन जो हुआ है उसकी कानूनी अहमियत न्यायालय ज़्यादा मान के चलता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शानदार जवाब इसका आपने स्पष्ट रूप से दिया। एक इससे जुड़ा हुआ एक अलग सा थोड़ा पेचीदा सा सवाल दिमाग में आया है। जैसे वसीयत करता है और जो वसीयत प्राप्त करता है, वसीयतकर्ता ने वसीयत उसके नाम कर दी जिसको प्राप्त होने वाली है वसीयत, और वो दूर बैठा है, उसकी कहीं दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो फिर उस वसीयत का क्या औचित्य रह जाता है? क्या वो स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी या फिर इसके अंदर क्या पेचीदगी होगी? देखिए, वसीयतकर्ता से पहले यदि वसीयत ग्रहणकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो वसीयत शून्य हो जाती है। क्यों? वसीयत में एक शब्द लिखा होता है कि जब तक मैं जीवित हूँ मैं मालिक हूँ और मेरे मरने के बाद में ये मालिक होगा, यानी मरने के बाद में जिस व्यक्ति को की जा रही है वो मालिक होगा। यदि उससे पहले ही वसीयतकर्ता से पहले ही वसीयत ग्रहणकर्ता की मृत्यु हो गई तो वसीयत शून्य हो जाती है। उस वसीयत का कोई कानूनी कोई अहमियत नहीं रहती। क्यों? कि उसका उद्देश्य ये था कि मैं इस आदमी को दे रहा हूँ, यानी वो पार्टिकुलर नाम रखता है और जिस जन इच्छा उसकी ये होती है कि मैं उसको जिस एक को दे रहा हूँ, तो एक ही वसीयतकर्ता से पहले मृत्यु हो गई तो वसीयत का कोई अहमियत नहीं थी, वसीयत जीरो हो जाती है। तो उसको क्या कोई दूसरा उत्तराधिकारी चैलेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। यदि इसके अलावा कोई और वसीयत नहीं की हुई है
तो वो वसीयत जो संपत्ति है वो फिर उत्तराधिकार के हिसाब से जाएगी या फिर नहीं वसीयत, या यदि कोई नहीं वसीयत तो फिर उस हिसाब से जाएगी, प्रॉपर्टी डिवाइडेशन होगा। अच्छा वकील जी, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और दिमाग में आया अभी, जैसे पैतृक संपत्ति है, उसमें पोती का जो लड़की होती है, पोती का अपनी दादा की वसीयत में कितना हक होता है? देखिए क्या होता है जी, उत्तराधिकारी अधिनियम में एक लिस्ट बनी हुई है कि किस व्यक्ति का कौन कौन उत्तराधिकारी होगा। यदि किस कैटेगरी का उत्तराधिकारी गुजर गया तो उसके बाद उसके क्या होगा। देखिए उत्तराधिकारी अधिनियम ही कहता है कि डायरेक्ट किसी को, मतलब कोई किसी को क्रॉस करके कोई राइट प्राप्त नहीं कर सकता। यानी वो एक चैन चलेगी, वो चैन के हिसाब से, जैसे ए के 2 पुत्र हैं सी और डी, तो यदि सी और डी जैसे डी गुजर गया तो प्रॉपर्टी उसके वारिसान कोई मौजूद है तो उस हिसाब से उसका डिवाइडेशन होगा। ये नहीं होगा कि डी बैठा है और डी को क्रॉस करके और सीधा कोई उसके वारिसान को चला जाए। तो वो एक कानूनी स्थिति देखनी होती है कि पोती का राइट दादा की प्रॉपर्टी में, यदि एसेशनल प्रॉपर्टी है, दादा मौजूद नहीं है और उसका पिता मौजूद है, पिता बेचने की कोशिश कर रहा है, तो वो लड़की बिल्कुल राइट को क्लेम कर सकती है कि मेरी एसेशनल प्रॉपर्टी थी और उसको अपनी 4 पीढ़ियों की प्रॉपर्टी साबित करनी पड़ेगी। ये नहीं होता कि एक दादा से पिता को प्रॉपर्टी मिली और पोती ये कहे कि मेरी पैतृक संपत्ति है, तो ये राइट पैतृक संपत्ति नहीं होती। पैतृक संपत्ति की चैन काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, तो वो साबित करनी पड़ती है कि ये पैतृक संपत्ति है। यदि बीच में कहीं चैन टूट गई, यानी जैसे मान लिया कि मैंने पहले बताया भी हक त्याग से कोई प्रॉपर्टी किसी आदमी को मिल गई और फिर कोई दान से भी आ गई और फिर उसके आगे वाले वारिसान ये कहे कि ये तो हमारी पैतृक संपत्ति थी, हमारे दादा हमारे पिता को पैतृक दादा परदादा से मिली थी, तो ये नहीं होता है। पैतृक संपत्ति का सीधा सिस्टम है कि आपकी शुद्ध पैतृक आनी चाहिए। कहीं यदि हक त्याग से या गिफ्ट से या वसीयत से आ गई तो पैतृक संपत्ति नहीं होती है। बहुत ही शानदार है वकील जी, आपने जवाब दिया है। एक थोड़ी देर पहले एक सवाल के जवाब में आपने बताया था बंद लिफाफे में जो वसीयत है वो मृत्यु के बाद में जो खोली जाती है, उसमें आपने 2 गवाहों का और जो वसीयत करता है उसके हस्ताक्षर का भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। तो एक प्रकार से फर्जी वसीयत, नकली वसीयत जिसको बोलते हैं, उसमें और असली वसीयत में क्या अंतर है और इन 2 गवाहों का क्या महत्व है? देखिए कानून ये कहता है कि जो वसीयत के संबंध में रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें रजिस्ट्रेशन का प्रावधान सभी डॉक्यूमेंट का है, और जहाँ वसीयत का कानून है वहाँ ये कहा जाता है, एक वसीयत का एसेशनल पार्टी है कि यदि वसीयत कोई आदमी लिख रहा है तो कम से कम 2 गवाहों से प्रमाणित होनी ज़रूरी होती है, ताकि कोई आदमी है वो फर्जी तरीके से वसीयत नहीं कर सके, क्योंकि वो कम से कम 2 आदमियों को जरूर बताए, उससे अटेस्टेशन करवाए कि ये वसीयत मैं कर रहा हूँ। इसलिए गवाहों की अहमियत होती है। कल को विवाद की स्थिति न्यायालय में आए तो 2 गवाह होते हैं, वो ये साबित करते हैं कि ये इस आदमी ने जो वसीयत करी तो इनके पक्ष में करी और हमारे सामने ये सिग्नेचर या हमारे सामने अंगूठा लगाया, तो वो वसीयत को प्रमाणित करते हैं। तो इसलिए गवाहों की अहमियत होती है। तो इसलिए फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ये ज़रूरी है, मतलब वसीयत की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए ज़रूरी है। तो आज के एपिसोड में योगेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद अनिल जी। तो दोस्तों आपने देखा इस एपिसोड में कुछ ऐसे सवाल थे जिससे आपको फ़ायदा भी मिल सकता है, और इससे जुड़ी हुई कोई पेचीदगी आपके अगर दिमाग में है तो 6 से 7 बजे आप एडवोकेट साहब को फ़ोन करके उनसे राय आप ले सकते हैं, और स्वयं एडवोकेट साहब आपको अपने नंबर इस एपिसोड में भी आपको बताते हैं। हम सदैव आपको एपिसोड में नंबर भी जारी करते हैं, बताते हैं। दोस्तों ये इसलिए हम नंबर आपको बताते हैं, बहुत से लोग होते हैं, सैकड़ों हज़ारों लाखों ऐसे लोग होते हैं जो किसी अधिवक्ता के पास राय मशवरा करने के लिए संकुचाते हैं, नहीं जा पाते हैं, या कोई आपका जानकार नहीं है तो बहुत ज़्यादा आमना नहीं पड़ता है। तो मैं योगेश जी से कहूँगा आपने नंबर बताए, और 6 से शाम को 7 बजे के बीच में आप योगेश जी से किसी विषय में सलाह कर सकते हैं। देखिए अनिल जी, हमारी सबसे पहली कोशिश यही है कि लोगों के मन में क्वारीज हैं वो सबसे ज़्यादा क्लियर हों और भ्रष्टाचार के वो शिकार नहीं हो, रोज़मर्रा के काम उनके आसानी से हो जाए बिना किसी हरासमेंट के। तो हमारी यही कोशिश है। तो वो 9460504713 पे कॉल करें, 6 से 7 करें। हम आपकी कानूनी मदद के लिए बिल्कुल तैयार हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दोस्तों आपने सुना, नंबर आपने नोट कर लिए होंगे, तो इस समय ही आप समय का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों हमने जैसा कि एडवोकेट साहब ने हमें बताया, आपकी जागरूकता बहुत मायने रखती है, और इसी को लेकर हमने ये एपिसोड प्रारंभ किया है, जिससे आपको किसी प्रकार से भ्रष्टाचार से आप बच सके, किसी छल कपट और साजिश का शिकार आप ना हो। और
दोस्तों अगले एपिसोड में भी हम इसी से संबंधित, वसीयत से संबंधित ही अपना एपिसोड जो है वो रखेंगे। संभवतः मुस्लिम समाज के प्रति, जो मुस्लिम समाज किस प्रकार से वसीयत का उनमें निर्धारण होता है, उसके बारे में संभवतः हम अगले एपिसोड में 1-2 सवाल भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले रविवार फिर आपसे रूबरू होंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना दोस्तों बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।